आलोक जी होता है। जिस मालवा क्षेत्र से आलोक जी आते हैं, वहाँ के एक कवि हैं श्री हरेंद्र कोटिया। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है यात्रा पर। यात्राएं घर नहीं होती, यात्राएं घर नहीं होती, अब जबकि घर ही नहीं है घर, तब माँ और पत्नी की आंखों के बीच होती है एक जगह, यात्रा। तो जहां तक पहली पंक्ति का सवाल है, यात्राएं घर नहीं होती, इससे अगर हम कोई सूत्र लेना चाहें तो ये तभी संभव है कि जो आदमी यात्रा पर निकलता है वो सबसे पहले अपना घर पीछे छोड़ता है। घर के वो आदमी रिश्तों की गर्माहट का संसार छोड़ता है और एक ऐसी यायावरी पर निकलता है जहाँ पर उसे मालूम होता है कि बहुत सारी तकलीफें होंगी, बहुत सारे कष्ट होंगे, लेकिन जीवन को देखने का, समाज को देखने का, समय को देखने का आपके भीतर जो जज्बा होता है, जो एक खास तरह का मौलिक फक्कड़पन होता है, एक खुरदुरा सूफियानापन होता है, मेरे ख्याल से यही वो मुख्य प्रवृत्तियां हैं जो आपको किसी यात्रा पर ले जाती हैं। और यात्रा कोई जीवन की 8-10 यात्रा नहीं जिसमें कि सब कुछ महदूद रहा है। 37 देशों की यात्रा है। तो इन 37 देशों की यात्रा की बात करें और उन अंतराल और अवकाशों की बात करें तो लगता है कि एक पूरा जीवन यात्रा में निकल गया है। मुझे एक शेर आता है आदि आदमी साहब का कि रुचियों में शौक अरमानों की दुनिया देख लेते हैं, रुचियों में शौक अरमानों की दुनिया देख लेते हैं, हम कोशे दिल में भी क्या क्या देख लेते हैं, कहाँ जलवा किसी का और ताबाए नजर अपनी, बड़ी कोशिश जो करते हैं तो पर्दा देखते हैं। तो ये जो अरमान है यात्राओं पर निकलने के, वो अरमान सिर्फ इस बात के लिए नहीं होते कि आपको शुद्ध रूप से एक पर्यटक की तरह यात्रा पर निकलना है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आलोक मेहता जी एक शुद्ध पर्यटक नहीं, बल्कि उनमें एक जीवंत पत्रकार है, निबंधकार है, कथाकार है। और अगर आप इस किताब के मुतालिक कहें तो वे एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा प्रदान लेखक भी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो शिल्प है इस पूरी किताब का, वो यात्रा प्रदान का शिल्प नहीं है। जब हम इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा कैनवास जो संभव हो सकता है लेखन का, उसे इसमें समेटते हैं। इसमें इतिहास है, संस्कृति है, पर्यटन है, निबंध है, आख्यान है, समाज विज्ञान है, भूगोल है, आप आर्थिक जो अर्थशास्त्र है, तो राजनीति है, इन तमाम चीजों को समेटते हुए ये अपनी बात कहते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो ये विधा शुद्ध रूप से यात्रा प्रदान की विधा नहीं रह जाती, उसमें आपको इन तमाम चीजों का एक बहुत सुंदर योग मिलता है। जैसा कि मैंने कहा कि 37 देशों की यात्रा है। अब 37 देशों की यात्राएं कुछ लोग जिनको जीवन में अवसर मिलता है वो एक टूरिस्ट परसेप्शन से भी करते हैं, लेकिन टूरिस्ट परसेप्शन से करने वाली चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आपकी छूटती हैं, क्योंकि आप कुछ जगहों की बहुत धूमिल सी स्मृतियाँ तो अपने पास रखते हैं, लेकिन वो देश क्या है, उस देश की सभ्यता क्या है, वहाँ का इतिहास क्या है, यानी कि अतीत से लेकर वर्तमान तक जितनी भी एक आख्यान हो सकता है उस देश का, एक इतिहास हो सकता है, उसमें आपकी कोई बहुत गहरी दिलचस्पी नहीं होती। गहरी दिलचस्पी इसलिए नहीं होती क्योंकि आप बतौर टूरिस्ट जाते हैं। जैसा कि इस किताब के बारे में भी कहा गया कि विश्व पर्यटन की
पहली किताब है, निश्चित रूप से इस विषय की पहली किताब है, लेकिन ये टूरिस्ट व्यू की किताब है ऐसा मानने में मुझे असुविधा है। दरअसल क्या है कि जिन जिन देशों की यात्रा करते हैं आलोक जी, उसमें हमें अपने साथ बतौर पाठक जब वो लेकर निकलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि विश्व सभ्यता जो है, जिस सभ्यता के बारे में हम नहीं जानते, हम लोगों ने अपने जीवन काल में जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने उस जगह के बारे में पढ़ा है, लेकिन उस जगह का इतिहास क्या है, और वो इतिहास भी आदिवासी लोग से लेकर ये जो उत्तर आधुनिक काल है वहां तक जीवन के जो नुकूश है, उनका जो विकास है वो किस तरह से हुआ है, इस तमाम चीज़ों को लिखते हुए वो इसमें शुमार करते हुए चलते हैं। और यही वजह है कि जब आप टूरिस्ट की बात करते हैं तो लगता है कि एक आदमी जब जाता है और अगर टूरिस्ट की हैसियत से कोई आदमी लिखता भी है तो उसमें अमूमन हम लोगों को वहाँ की जगहों का, वहाँ की प्रकृति का, या ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की संस्कृति के कुछ हिस्सों का मोटे तौर पर पता चलता है। लेकिन इस किताब में आप पाते हैं कि इसमें भूगोल भी है, यानी कि जब आलोक जी बात करते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि अमुक देश चारों तरफ से किन किन देशों से घिरा हुआ है, कौन सी नदियाँ हैं, कौन से समुद्र हैं, कौन से पहाड़ हैं, और उनके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनका उस देश से किस तरह का नाता है, किस तरह का संबंध है। जब मैं कहता हूँ कि कैनवास पुस्तक है तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ देशों को जहाँ पर कि वो लंबे समय तक रहे हैं या जिन देशों में उनका जाना बार बार हुआ है वहाँ जरूर ये है कि वो अध्याय कुछ बड़े, लेकिन 2 या 3 पेज में भी जब उन्होंने छोटे देशों पर लिखा है तो वो उतनी ही गंभीरता और आत्मीयता से लिखा है जितना कि उन्होंने बड़े देशों के बारे में लिखा। बड़े देशों के बारे में बातचीत करते हुए उनके पास डाटा जाता है, इसलिए वो अध्याय बड़े हो गए, लेकिन जो लेखकी दृष्टि है उसमें एक तो समरसता होनी चाहिए। किसी विषय को या किसी देश के बारे में जानने की जो उत्कंठा, जो जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन मूल रूप से मनुष्य, उसकी मानवीय संवेदना वो ज़रूर खास तौर पर बचा रहता है। और मुझे लगता है कि उसी के कारण आपके पास जो स्मृतियाँ होती हैं वो स्मृतियाँ इस बात के लिए जिम्मेदार होती हैं कि आप इस तरह की कृति को रच सकें। तो पंक्तियाँ हैं कि किसी की याद में पलकों पे जो मचलते हैं, किसी की याद में पलकों पे जो मचलते हैं, ये वो जो चिराग हैं जो आंधियों में जलते हैं। तो ये किताब ऐसे ही नहीं आ गई। मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि 37 देशों के बारे में मैक्रो लेवल पर इतनी सारी जानकारियाँ किसी एक किताब में कोई एक लेखक अगर लिखना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि वो 1-2 साल में इस तरह की कोई किताब लिख सकता है। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में 5-10 साल तो उन्होंने काम किया होगा टुकड़ों में। तो ट्रैवलिंग, ये जो ट्रैवलॉग जिसे कहा जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका बहुत ही दिलचस्प योग है। एक तो कथा है, दूसरा वृतांत है, तीसरा आख्यान है। और कहीं कहीं पर चूँकि लेखक के तौर पर ज़्यादा बल इस किताब में रहा है, लेकिन उनका पत्रकार उनका पीछे छोड़ता नहीं। इसलिए जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल किरदारों के साथ, लीडर्स के साथ उन्होंने यात्राएं की हैं, जब उनका जिक्र आता है तो वो जो कमेंट हैं, उन कमेंट्स में आप इस चीज़ को पाते हैं कि किताब लिखते हुए एक पत्रकार अचानक जागृत हो गया है। अब 2-3 छोटी छोटी सी बातें कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अब एक तो ये है कि ये जो भाषा की रवानी है इसमें, उस रवानी में मुझे लगता है कि पत्रकार का अपना एक रोल तो है ही, जिसके बारे में मैंने बात की। उससे ज़्यादा कहीं रोल मुझे लगता है कि उनके कथाकार का है,
क्योंकि अचानक आप देखते हैं कि कोई चीज़ शुरू होती है और फिर वो एक आख्यान में बदलना शुरू हो जाती है। तो कथाकार की भूमिका इस किताब में मुझे ज़्यादा सुदृढ़ दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि उनका जो सेंस ऑफ सीनिक परसेप्शन है, मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर इस वजह से हुआ कि जब वो नेचर में जाते हैं तब उनकी जो अभिव्यक्ति है या उनकी जो लेखन की क्षमता है वो मुझे लगता है कहीं ज़्यादा जागृत हो जाती है और जितने माइन्यूट डिटेल्स में जाते हैं। हालांकि वो चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे से, क्योंकि एक बड़े अध्याय में आपने प्रकृति को भी लिया है, लोक संगीत को भी लिया है, थिएटर को भी लिया है, फिर बहुत सारी चीज़ों को जो देखी हैं, जिनसे गुजरे हैं, उन सबको लिया है। लेकिन प्रकृति के साथ कहीं उनका मन ज़्यादा रमता है। तीसरी बात यह है कि उनकी कुछ पसंद है जो इस किताब में उजागर होती है। वो ये है कि संगीत के बारे में, थिएटर के बारे में, स्थापत्य के बारे में, चित्रकला के बारे में और साहित्य के बारे में जब वो बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ जानकारियों की ही बात नहीं है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि अगर आप जर्मनी पर लिख रहे हैं तो आदिकाल जहाँ से आपकी लोक में रचनाशीलता या सृजना शुरू हुई है, वहाँ के लेखक से लेकर आज तक के लेखक को वो बाकायदा उसमें याद है। तो ये इस वजह से भी है कि साहित्य में आपकी रुचि है, इसलिए उस तरह की चीज़ों का संग्रहण या तो आपने किया है या उस समय डायरी आपने ज़रूर मेंटेन की होगी। दूसरी बात यह है कि जितने भी शीर्षक हैं इन 37 देशों के, मैं सोच रहा था कि शायद पत्रकार होने की वजह से बहुत बजाय लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सारे के सारे जो शीर्षक हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। उसमें एक खास तरह का संगीत, एक खास तरह की लय उन शीर्षकों में दिखती है। मैं आज उनका जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और जन्मदिन पर इससे बड़ा उपहार क्या होगा कि उनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब आज उनकी जन्मदिन पर प्रकाशित करते हैं। धन्यवाद। आदरणीय प्रभाकर श्रोत्री जी बैठे हैं, नंदन जी, राजनारायण बिसारिया जी और माननीय विधायक रमाकांत गोस्वामी जी भी बैठे हैं। उस तरफ देखूं तो चित्रा दी, ममता जी, वाजपेयी जी और शायद मानव जी भी दिखाई दे रहे थे मुझे अभी थोड़ी देर पहले। हर तरह की अनुभूतियों और दृष्टियों से भरा हुआ ये सभागार है जिस तरह, उसी तरह यह पुस्तक भी कई तरह की दृष्टि को साथ लेकर चलती है। कहीं एक लेखक की संवेदनशीलता है, सरसता है, तो कहीं आप चौंक कर देखते हैं कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखा गया साहित्य नहीं। इसके अंदर एक पत्रकार की प्रखर दृष्टि भी है, सामाजिक सरोकार भी है। इसमें वहाँ के समाज का चित्रण, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का इतिहास, सभी कुछ एक एक करके उजागर होता है। और कितनी इनकी दखलंदाजी हो, इस बात के लिए एक संपादक अपने पूरे कौशल के साथ हर समय मौजूद रहता है। पुस्तक के बारे में दिलचस्पी बढ़ती जा रही हो, ये बात अलग है, लेकिन इससे पहले बड़ा ज़रूरी है कि हम लेखक की मन की गलियों तक चलें और जानना चाहें कि वो यात्रा जो 1968 में उज्जैन से भोपाल के साथ शुरू हुई, जिसकी बोहनी वहाँ से हुई थी, उस छोटी सी यात्रा, जबकि शायद स्कूल में लेखक था और वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जेब में 25 रुपये रखकर बड़ी चिंता और चौकस होकर रेल की यात्रा की थी, उस समय से लेकर आज तक जब ये किताब सामने आती है और लेखक ये कहता है कि वह इस लंबे दौर में कहीं ठगा नहीं गया, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस पूरी किताब की जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगती है कि वो कहीं ठगा नहीं गया। ठगने से क्या अर्थ है, कैसे ठगा जाता है इंसान और कैसे ठगता है, किसको ठगता है, ऐसे कई सवाल हो सकते हैं। जब हम इनके पन्नों से गुजरते हैं तो हमें दिखाई पड़ते हैं। इस
संपादक की नज़र से आइए एक बार देखते हैं कि वो यात्रा जो रेल के एक छोटे डिब्बे से शुरू हुई थी, दुनिया के बड़े बड़े देशों की कर बैठी है, उसकी दृष्टि कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। क्या वो बात थी जिसने एक पुस्तक में इसे रूपायित करने के लिए प्रेरित किया, जानते हैं आदरणीय आलोक मित्रा से। स्वामी जी, सब मित्र हैं, परिवार है। और इस अवसर पर मेरा ख्याल है मंडोई जी ने जितना विस्तार से इस पुस्तक के बारे में कह दिया है कि मुझे लगता है कि प्रकाशन घाटे में ना होने लगे, कहीं कि तो पढ़ ली किताब। तो मैं प्रकाशक का घाटा नहीं इसको मानता, मैं मानता हूँ कि यदि वो उन्होंने इतना ध्यान से इसको पढ़ा है, तो बल्कि अंबिका जी बीच बीच में टोक रही थी, करें ये पंक्ति तो मैं इसमें से मैंने कुछ नोट किया हुआ है, इसलिए मैं सचमुच में यहाँ पर उपस्थित इसलिए हूँ कि आपका मन से आभार व्यक्त कर सकूँ और कुछ एक दो बातें ऐसी हैं जो आपको बता सकूँ कि इस कार्यक्रम को महेश भारद्वाज जी ने जब सोचा कि पुस्तक तो आना था नवंबर में किसी समय, लेकिन उन्होंने कुछ अपना एक अभियान सा बनाया और कहा कि नहीं इसको सितंबर में ले आएंगे। और जब ये हुआ कि इसका लोकार्पण कैसे होगा, क्या मतलब इसको थोड़ा सा और आधुनिक किया जाए। आमतौर पर अंग्रेजी में मार्केटिंग बहुत होती है आज के ज़माने में, हम लोगों के बच्चे MBA किए हैं और जैसा सबसे बड़ी मार्केटिंग पर्यटन की अंबिका जी कर रही हैं आजकल, संस्कृति की कर रही हैं पूरी दुनिया में, जो वर्षों से नहीं हो पाया। मतलब जहाँ मैं जानता हूँ पिछले 35-40 वर्षों से दिल्ली में हूँ कि बड़े बड़े मंत्री आए, लेकिन इन्होंने उस तरह से भारत को आगे बढ़ाने के लिए जैसे कहते हैं अभियान नहीं चलाया। और दूसरा कारण यह है अंबिका जी को यहाँ बुलाने का, जब महेश जी ने कहा कि वो बड़ी राजनेता हैं, बहुत बहुत बड़ी मंत्री हैं, इतना सबसे सीनियर मंत्रियों में से उनको होना है, ऐसी स्थिति में पता नहीं वो उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और शायद वो भी मैंने उनको कहा कि नहीं ये बात मैं आपको नहीं बताऊँगा क्यों मानेंगे, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। अंबिका जी बहुत अच्छी संपादक भी, ये उनको नहीं मालूम होगा कि जिस ज़माने में इंदिरा जी थी तो वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थी, तो एक पत्रिका निकालती थी यंग मार्च, और उसका हिंदी संस्करण भी निकलता था। मेरे पास आज भी वो कई अंक रखे हुए हैं, और इसलिए उस समय में जब इनकी जब उसकी टिप्पणियाँ होती थी उसके बारे में, मेरे भी कुछ लेख बीच में उसमें प्रकाशित हुए, बल्कि कहना चाहिए कि कमेंट्री तरह की चीज़ें मैं कुछ लिखता था, तो हिंदी में लिखता था, अंग्रेजी में भी अनुवाद हो गया। तो मुझे वो बात याद है, और अंबिका जी को बार बार उसको कभी याद नहीं दिलाता, क्योंकि एक बड़ा कई इतिहास के साथ कई पन्ने ऐसे जुड़े होते हैं जब कभी अच्छे भी लगते हैं, कभी लगते हैं कि अरे पता नहीं इस संबंधों को कहीं कुछ और ढंग से तो नहीं सोचा जा रहा है कि बताइए अब अभी भी याद दिलाते रहते हैं कि हमने कब कहाँ से यात्रा शुरू की है। तो मुझे लगता है कि अंबिका जी इसके लिए सबसे उपयुक्त इसकी दृष्टि से भी है कि उनकी दिलचस्पी लेखन में, पत्रकारों में उस समय से रही जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। क्योंकि कई बार आमतौर पर होता है कि लोग सोचते हैं कि प्रकाशक इसलिए आयोजन कर रहा है कि भाई मंत्री को बुला लीजिए। हमारे मन में ये नहीं था, जब बात हुई कि किनको बुलाए तो वो मंत्री के नाते हमने नहीं बुलाया, उन्हें एक अच्छे, जैसा मेरे जीवन का ही सिद्धांत है, एक अच्छे इंसान के नाते, एक अच्छे लिखने पढ़ने वाले संवेदनशील व्यक्ति के नाते उन्हें आमंत्रित किया गया, उन्होंने स्वीकार किया। और इसी तरह से अध्यक्षता की बात है, पवन कुमार वर्मा जी मैंने आए थे तब भी उनसे मैंने कहा, मैं उनको भी कुछ वर्षों से जानता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको डिप्लोमेट की तरह, क्योंकि राजनेता और डिप्लोमेट से मेरा बीच बीच में काफ़ी मैं तीखा भी लिखता रहता हूँ, तो मुझे कई बार लगता भी है, मुझसे नाराज़ भी रहते होंगे। हमारे LK जोशी जी बैठे हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग कभी मिले तो कहते थे अरे आपने IAS के खिलाफ इतना लिख दिया, बताइए आप हमारे साथ खाना खाते हैं और लिखते हमारे खिलाफ। तो वो हम उस प्रशासन में यदि कोई कहीं कुछ गड़बड़ दिखती है, और लेकिन वो हमारे साथ इसलिए स्नेह रखते हैं, उनको लगता है कि हमारे मन में पूर्वाग्रह नहीं है। इसी तरह से देश या दुनिया में जब हम जाएँ, जैसा मंडोई जी है, कहने को यही कि मालवा की मिट्टी के हैं, लेकिन इनके खिलाफ भी मैं हिंदुस्तान में संपादक था, खबर छप गई थी, कृष्ण नागर जी यहाँ बैठे का के संपादक, उस ज़माने में बड़ा इन्होंने कहा तब मेरा इससे ज़्यादा परिचय नहीं था। अब वो गलत इसलिए थी कि किसी ने आरोप लगाया और संवाददाता ने भेजा और छप गया। तो आप यदि
अटैचमेंट डिटैचमेंट दोनों हम लोगों का काम, जैसे डॉक्टर कहते हैं यहाँ पर, भाई आप जब ऑपरेशन करने लगते हैं तो कुछ देखते नहीं कि कौन क्या है। उसी तरह से जीवन में जो मित्र हैं, जो संवेदनशील मित्र हैं, जो ये जानते हैं कि हमारे पूर्वाग्रह नहीं है, हम कुछ ऐसा समाज को देना चाहते हैं, समाज को कुछ ऐसा सुधार चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, और इसी तरह से दुनिया को जोड़ना चाहते हैं। हम किसी भी देश में जाएं तो हमें वैसा लगे कि हम भारतीय हैं, वो भी याद रहे। लेकिन वो लोग जो हैं, जब इस तरह की यात्राओं का इसमें जिक्र है, खास करके जैसा मनोज जी ने कहा भी कि बड़े बड़े जो देश हैं उनके मुकाबले में छोटे देशों में जाकर, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे घाना हो, बुर्किना फासो हो, तंजानिया हो, मिस्र हो, ओमान हो, मतलब आपको सब में जाकर के वहाँ जो इंसान है, ज़्यादा लोग, जैसा हम भारत में भी कहते हैं कि अधिक लोग अच्छे होते हैं, अच्छे लोग सब मिल जाते हैं जब भी आपको समय मिले। और जो कुछ हमने सीखा है, समझने की कोशिश की है, और जैसा कहा भी गया कि उनको इकट्ठा करते हैं। कुछ हमारे मित्रों ने कहा कि जो है अभी तो और 50 या 100 वर्ष देश हो जाते तब लिखना चाहिए था, लेकिन हमें लगता है कि यदि वो तो अनंत है, पूरा दुनिया को घूमना हमारे लिए संभव नहीं। और मुझे लगा कि शायद इतना समय में जो एक दबाव रहता है, जब आपने जो काम कर लिया उसे इकट्ठा के इतना संभाल कर रख करके, परिवार के लोग हमसे ज़्यादा इसीलिए बात परेशान रहते हैं कि चारों तरफ कागज़ किताबें भरी रहती हैं, पुरानी डायरियाँ,